नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे ग्लोबल न्यूज़ के साथ, जहां पर सबसे पहली न्यूज़ जिसकी बात करनी होगी वो है यूएस और चाइना की ट्रेड सिचुएशन। तो चाइना और यूएस के बीच में अभी भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये अब तक पता नहीं चल रहा है। बट चाइना ने पहले कल सुबह ये कहा था कि कोई टॉक्स नहीं है उनके यूएस से, जो भी एलिवेटेड टैरिफ्स है उस पर, यानी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ऐसी कोई इंडिकेशन चाइना दे नहीं रहा था। रिसेंटली व्हाइट हाउस ने ये कमेंट की थी कि उनके पास उनको थोड़े से होप्स है कि ट्रेड टेंशन्स दोनों कंट्रीज के बीच में कम होंगे, यूएस और चाइना के बीच में कम होंगे। पर चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनके एक स्पोक्स पर्सन ने कल कहा था कि प्रेजेंटली कोई निगोसिएशन नहीं चल रहा है ऑफ एनी ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ये जो स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी पोटेंशियल प्रोग्रेस है, उसके डिस्कशंस है, वो डिसमिस होने चाहिए। कोई कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं दिख रहे कि कोई डिस्कशंस चल रहे होंगे बिटवीन यूएस एंड चाइना। लेकिन कल रात को जब यूएस में सुबह हुई थी, तो इंडियन टाइम के हिसाब से कल रात को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि ही मेट चाइना, मतलब चाइना के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से उनकी बात हुई। तो एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टांस करंटली दिख रहा है चाइना और यूएस से। क्या हो रहा है एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। बट ऐसी सिचुएशन करंटली 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा था 2 दिन पहले भी कि उनको एक फेयर डील चाहिए चाइना के साथ ट्रेड में। ऑल्दो उन्होंने कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं बताए थे कि कैसे निगोसिएशंस होंगे उनके बीजिंग के साथ। पर इतना क्लियर है कि ट्रम्प ने अपना जो स्टांस है ऑन चाइना वो थोड़ा सा सॉफन कर दिया है। अब विच कंट्री इज हैविंग अ मोर बेटर डील यहाँ पर, वो अब तक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हु इज कॉलिंग द शॉट्स, वो अब तक समझ में नहीं आ रहा है। किसका पलड़ा ज्यादा भारी है वो दिख नहीं रहा है। पर ये क्लियर है कि जो ट्रेड टेंशन्स दोनों कंट्रीज में हुए थे वो थोड़े से सॉफन होते हुए नजर आ रहे हैं करंटली, जो भी इंडिकेशंस करंटली दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से। एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने परसों ये कहा था कि चाइनीज इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज जो है वो जीरो तो नहीं होंगी, लेकिन सब्सटेंशियली कम हो जाएंगी। ऐसा उन्होंने परसों कहा था। इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड आज कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि स्टॉक न्यूज बहुत सारी है, बहुत सारे रिजल्ट्स, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ज्यादातर रिजल्ट्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट थे। फिर भी हमने जो मेन रिजल्ट्स है उनको नैरो डाउन करने की कोशिश की आज के इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सिस बैंक के Q4 रिजल्ट्स के साथ। तो एक्सिस बैंक के Q4 रिजल्ट्स में मार्जिनली लोअर प्रॉफिट्स आए हैं उनके ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोटल इनकम जो है वो 6% से बढ़ गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 170 ब्रांचेस उन्होंने Q4 में ऐड की, तो टोटल डोमेस्टिक ब्रांचेस लगभग 6,000 के आसपास पहुंचने लगी है। टोटल डिपॉजिट्स, अब डिपॉजिट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंटली बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी चल रही है कि डिपॉजिट्स रेज किस तरह से बैंक्स कर पाती है वो आगे की ग्रोथ डिसाइड करेगा। टोटल डिपॉजिट्स का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% रहा। राइट। कासा रेशियो अच्छा इंक्रीज हुआ है Q4 में, 41% का कासा रेशियो करंटली एक्सिस बैंक का है। नेट एडवांसेस 8% से बढ़े हैं ऑन ईयर बेसिस, 3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़े हैं। तो रिटेल लोन्स उसमें 7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े, जबकि एसएमई लोन्स वो 14% से बढ़े हैं ऑन ईयर बेसिस। असेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है एक्सिस बैंक की। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो थोड़ा सा गिर गया है 15 बेसिस पॉइंट्स टू 1.28%। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जितना कम होगा उतनी आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी होती है। नेट एनपीए 0.33% रहा, जो भी घटा है 2 बेसिस पॉइंट से ऑन क्वार्टर बेसिस। फी इनकम काफी अच्छी बढ़ी है बैंक के लिए इस क्वार्टर में। तो 12% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, 16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है फी इनकम में। ये एक ट्रेंड आप मोस्ट बैंक्स में देखोगे जिनके रिजल्ट्स अब तक आए हैं, कि फी इनकम काफी काफी ज्यादा बढ़ी है Q4 में। 75% जो फी इनकम है वो रिटेल बुक से आई है। एंड अगर हम टोटल FY25 की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% से बढ़ा है ऑन ईयर बेसिस। नेट प्रॉफिट बढ़ा है बाय 6%। तो ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट्स रहे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। बट असेट क्वालिटी वाइज चीजें थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है एक्सिस बैंक के लिए। आईएक्स के Q4 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। आईएक्स के Q4 रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे वैसे। टोटल नेट प्रॉफिट में 21% का इंक्रीज दिखा है, और रेवेन्यूज में 17% का इंक्रीज दिखा है। तो नंबर्स में इतना कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा आईएक्स में। पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो पावर ट्रेडिंग भी बढ़ रहा है। कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग के जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है उसके वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं।
कंपनी के स्टेटमेंट के मुताबिक आईएक्स ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम क्लॉक किया है Q4 में, जब उन्होंने 31.7 बिलियन यूनिट्स का ट्रेडिंग उनके प्लेटफॉर्म पर हुआ है इन Q4 ऑफ FY25। ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये 18.1% से हायर है कंपेयर टू Q4 ऑफ FY24। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईएक्स के रिजल्ट के बारे में रहे। अभी भी मार्केट कपलिंग के बारे में जो अनसर्टेनिटी है उस पर कोई नया इंसाइट इस रिजल्ट में नहीं मिला है। एलटीटीएस के Q4 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। एलटीटीएस के रिजल्ट्स के मुताबिक नेट प्रॉफिट कंपनी का 9% से घट गया है। एंड आईटी, ये जो आईटी कंपनी है इसने एक अच्छा खासा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ऑफ 38 रुपीज एट द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है इस क्वार्टर में, रेवेन्यू 17.5% से बढ़ा है। कुछ की एक्विजिशंस भी किए थे उन्होंने, बट ओवरऑल अगर हम FY25 की बात करें तो 8.9% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है FY25 में। इंटेलिस स्विफ्ट नाम की एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया इस क्वार्टर के दौरान, एंड इसका एक सर्विस लेड मार्केट प्रेजेंस है। कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो अराउंड 29% इस क्वार्टर का रेवेन्यू उनका मोबिलिटी से आया है, 28.7% सस्टेनेबिलिटी से आया है, और टेक रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो 42% का है। जोग्राफिक रेवेन्यू अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका हैज कंट्रीब्यूटेड 52% इनके टोटल रेवेन्यू के लिए, यूरोप से 17% का कंट्रीब्यूशन है और इंडिया से 24% का कंट्रीब्यूशन रहा। एसबीआई कार्ड के Q4 रिजल्ट्स भी कल डिक्लेयर हुए। एसबीआई कार्ड्स का डिक्लाइन दिखा है नेट प्रॉफिट में इन द फोर्थ क्वार्टर, मेनली बिकॉज ऑफ काफी सारे इंपेयरमेंट, यानी काफी सारे प्रोविजंस उनको लेने पड़े फॉर बैड लोन्स। क्लियरली असेट क्वालिटी एक मेजर कंसर्न दिख रही है एसबीआई कार्ड्स के लिए पिछले कुछ क्वार्टर्स से। बहुत सारे इंडियन लेंडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं असेट क्वालिटी इश्यूज से, स्पेशली जो अनसिक्योर्ड बुक से रिलेटेड होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स, तो वहां पर ये स्ट्रेस काफी ज्यादा दिख रहा है। एंड क्रेडिट कार्ड के अलावा पर्सनल लोन्स भी एक और ऐसी सेगमेंट है जहां पर जो बैड क्वालिटी ऑफ लोन्स है उसका स्ट्रेस करंटली ज्यादा दिखाई दे रहा है। एसबीआई कार्ड्स ने ज्यादा डिलिक्वेंसीज यानी लोन्स गोइंग बैड उसके बारे में बात की है, लेट पेमेंट्स होते हैं ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, इसी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो भी ड्रॉप हुआ है इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। एसबीआई का बैकिंग है इस कंपनी को, लेकिन राइट ऑफ्स एंड प्रोविजन फॉर बैड लोन्स ये 32% से बढ़ गए हैं, एंड लगभग 1200 करोड़ का प्रोविजन कंपनी ने लिया है इन द फोर्थ क्वार्टर। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, एंड ये एक सिग्नल देता है कि कैसे अनसिक्योर्ड लोन्स में करंटली मार्केट में इतना बड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर होता है वो थोड़ा सा एक्सपांड जरूर हुआ है, 29 बेसिस पॉइंट से एक्सपांड होके 11.2% हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ लोअर फाइनेंस कॉस्ट। स्पेंड्स जो है कार्ड होल्डर्स के तो वो 11% से इंक्रीज हुए हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कार्ड्स इन फोर्स यानी नंबर ऑफ कार्ड्स जो कंपनी इशू करता है वो मार्च 24 से अगर कंपेयर करें मार्च 25 को तो 10% से इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो एसबीआई कार्ड्स इशू करता है। बैड लोन्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस ये बड़ा परसेंटेज करंटली दिख रहा है कंपनी के बुक्स पे, 3.08% का दिख रहा है ये। एंड पिछले साल जब Q4 FY24 के एंड पे ये परसेंटेज 2.76% था। नेस्ले के Q4 रिजल्ट्स भी कल डिक्लेयर हुए, 5.2% का डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट में। मेनली इसका रीजन बताया कंपनी ने कि जो वोलेटिलिटी है रॉ मटेरियल प्राइसेस में यानी कमोडिटीज में, उसकी वजह से कंपनी को मार्जिन प्रेशर फेस करना पड़ रहा। लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइन के बावजूद कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ आई है Q4 में। जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 4.5% से बढ़ गया है इस क्वार्टर में, एंड डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है बेवरेज एंड कॉन्फेक्शनरी कैटेगरीज में। तो चॉकलेट एंड बेवरेज कैटेगरी में बेसिकली अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है। कॉन्फेक्शनरी यानी चॉकलेट रिलेटेड जो बिजनेस है वो हाई सिंगल डिजिट पेस में ग्रो हुआ है फॉर बोथ वैल्यू एंड वॉल्यूम, मेनली ड्रिवन बाय इट्स मेन प्रोडक्ट किटकैट। तो जिसके लिए इंडिया एक्चुअली नेस्ले का सेकंड बिगेस्ट मार्केट है ग्लोबली। इसके अलावा मैगी में भी काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है। जो कमोडिटी आउटलुक है कंपनी का उसमें कंपनी ने बताया है कि कॉफी प्राइसेस अभी भी फर्म है यानी फ्लैटिश लेवल्स पर ही है, लेकिन कोको के प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड है। इसकी वजह से चॉकलेट के प्रोडक्ट पे उनका प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है। प्राइसेस आने वाले टाइम में थोड़े से स्टेबल रहेंगे एडिबल ऑयल्स के लिए, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है। मिल्क प्राइसेस में भी साइक्लिकलिटी दिखती है एट द ऑनसेट ऑफ समर, तो वो एक एक्सपेक्टेशन आगे रहेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी Q4 रिजल्ट्स आए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वॉल्यूम ग्रोथ 2% का रिपोर्ट किया है फॉर द फोर्थ क्वार्टर। थोड़े बहुत गेन्स थे स्टॉक के जब मार्केट्स ओपन हुए थे, लेकिन जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन HUL ने रिलीज किया तब ये सारे गेन्स इरेज हो गए, क्योंकि मैनेजमेंट का यहां पर कहना था कि ग्रॉस मार्जिन्स कंपनी के मॉडरेट होंगे आगे, यानी
थोड़े से कम होंगे। एचयूएल इज सेइंग कि एबिटा मार्जिन्स वो अराउंड 22 से 23% के बीच में रखेंगे, जो उनके अर्लियर गाइडेंस से थोड़ा सा कम है, क्योंकि पहले उन्होंने 23 to 24% कहा था। तो इस वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस में दिखा है। मार्च क्वार्टर में एबिटा मार्जिन 22.8% रहा था, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 23% रहा था। 37% एचयूएल का जो रेवेन्यू है वो होम केयर बिजनेस से आता है, 25% फूड से आता है। इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं उनके मुताबिक ब्यूटी एंड वेलबींग यानी पर्सनल केयर का जो बिजनेस है दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 36% फॉर द कंपनी। परसिस्टेंट ने भी अपने Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। पिछले कुछ क्वार्टर से या फिर पिछले कुछ सालों से, अगर हम कहें 2-3 सालों से, परसिस्टेंट एक ऐसी मिड कैप आईटी कंपनी है जिन्होंने काफी अच्छी एंड इंप्रेसिव ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट की है। 25% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कंपनी का मार्च क्वार्टर में। रेवेन्यूज भी 25% से बड़े हैं कंपनी के लिए। कंपनी के जो सीएफओ है उन्होंने कहा है कि मार्जिन्स और भी एक्सपांड होंगे बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स इन FY26। उन्होंने ये भी ऐड किया कि कंपनी अभी भी उनके एस्पिरेशन, उनके टारगेट पर अभी भी दे आर फोकस्ड ऑन दैट टारगेट, जो उनका $2 बिलियन ऑफ रेवेन्यू है बाय FY26, यानी आने वाले साल में ही इज एक्सपेक्टिंग कि FY26 में $2 बिलियन का रेवेन्यू होगा। FY25 में ये $1.4 बिलियन का था। तो एक काफी बड़ी ग्रोथ के लिए अभी भी वो एम कर रहे हैं। इसी वजह से यू विल सी कि कंपेयर टू बाकी आईटी कंपनीज, परसिस्टेंट के जो वैल्यूएशंस है वो भी आपको थोड़े से प्रीमियमली वैल्यूड नजर आएंगे। उनके सीएफओ ने ये कहा है कि आगे आउटकम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ट्रेड पॉलिसीज के शिफ्ट से कंपनी को कितना फर्क पड़ेगा, बट मेनली उन्होंने बताया कि जब से ये टैरिफ के कंसर्न्स चल रहे हैं तब से डील साइनिंग्स जो है उसमें एक स्लगिशनेस दिखी है। बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं ऐसे कंपनीज के, वो बहुत कॉशियस हो जाते हैं अबाउट स्पेंडिंग देयर मनी जब टैरिफ के टॉक्स बढ़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा स्लगिशनेस उनको दिख रहा है। कंपनी के न्यू डील साइनिंग्स जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं टू $517 मिलियन इन दिस रिपोर्टिंग क्वार्टर। 700 एम्प्लॉयज कंपनी ने ऐड किए हैं, जिससे अब कंपनी की टोटल स्ट्रेंथ 24,500 एम्प्लॉयज की हो गई है। यूटिलाइजेशन लेवल अभी भी अच्छे लेवल्स पर है, एलिवेटेड लेवल्स पर है। 88% का यूटिलाइजेशन लेवल, सो आगे भी दे सीक टू मेंटेन इट। पिज्जा हट का ऑपरेटर इंडिया में देवयान इंटरनेशनल, उन्होंने 80% स्टेक खरीदा है इन अ कंपनी कॉल्ड बिरयानी बाय किलो, एंड इसके लिए उन्होंने 420 करोड़ का जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो दिया है। तो स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी करके एक पेरेंट कंपनी है विच हैज ओनरशिप इन बिरयानी बाय किलो, उनसे उन्होंने 80% स्टेक यहाँ पर परचेज किया है। ओवरऑल एक अच्छा इंटीग्रेशन है, सिमिलर बिजनेस में इंटीग्रेशन है, क्योंकि देवयान इंटरनेशनल जो है वो इंडिया में ऑपरेट करता है फास्ट फूड चेन्स ऑफ ब्रांड्स लाइक KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी एंड वांगो। इट ऑपरेट्स मोर देन 2000 स्टोर्स इन इंडिया एंड 280 प्लस सिटीज में उनका प्रेजेंस है, विच इज अक्रॉस इंडिया, नेपाल, थाईलैंड एंड नाइजीरिया। एयरटेल ने भी चाहा है कि वो इक्विटी कन्वर्जन करे उनके स्टैट्यूटरी ड्यूज का, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए। रिसेंटली न्यूज आई थी कि वोडाफोन आइडिया जो है वो इक्विटी कन्वर्जन करने वाला है उनके कुछ ड्यूज का विद द गवर्नमेंट, एंड वो इट हैज गॉन थ्रू, राइट। 2-3 दिन पहले ही वो डील जो है वो आगे गई है, एंड अब वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 50% के आसपास का स्टेक हो गया। इट इज समवेयर नियर 49%। तो ऐसा ही सिमिलर चीज एयरटेल करना चाहती है। ऑब्वियसली उनको इतना बड़ा डाइल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट उस हिसाब से काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। लेकिन भारतीय एयरटेल ने फॉर्मली अप्रोच किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डॉट को, ये चाहते हुए कि जो गवर्नमेंट ड्यूज है, उनके AGR ड्यूज है, स्पेक्ट्रम ड्यूज है, तो उससे रिलेटेड 2011 के टेलीकॉम रिफॉर्म्स थे जहां पर ये कंपनीज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अगर फ्यूचर में कभी चाहे तो वो जो अपने ड्यूज है उसको इक्विटी के अगेंस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को थोड़ी थोड़ी बहुत आप हिस्सेदारी दे दो कंपनी में, एंड उससे उनके जो ड्यूज है जो उनको गवर्नमेंट को देने हैं वो थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। तो जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन है टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके हिसाब से एयरटेल चाहता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए बिटवीन वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल, इसलिए वो दे आर ट्राइंग टू पुश कि गवर्नमेंट उनसे कुछ स्टेक परचेस करे एंड बदले में वो उनकी सब्सटेंशियल डेट कम कर सके। ये एयरटेल के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद हो भी सकता है, क्योंकि एयरटेल का स्टॉक हैज डन क्वाइट वेल इन द रीसेंट टाइम्स। तो इस लेवल्स पर अगर वो कन्वर्जन करते हैं इक्विटी का, तो ऑब्वियसली उनको डायल्यूशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब कितना डायल्यूशन होगा, कितनी डेट वो कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्विटी, वो अब तक क्लियर नहीं है, पर सारे कंपनीज को ये ऑप्शन दिया जाता है अंडर द रिफॉर्म्स पैकेज। एयरटेल का अगर हम अप्रोच देखें तो उन्होंने काफी सारे प्रीपेमेंट भी किए हैं गवर्नमेंट को, स्पेक्ट्रम रिलेटेड टू जो लाइबिलिटीज है उसके प्रीपेमेंट किए हैं। क्लियरली उनका फोकस ये है कि उनको बैलेंस शीट पे अपनी डेट जो है वो जितनी कम हो सके उतनी कम करनी है, चाहे उसके लिए उनको थोड़ा बहुत डाइल्यूशन भी करना पड़े तो भी
द कंपनी डज नॉट माइंड इट। अगर ये अप्रूव होता है तो इससे एयरटेल का डेट बर्डन जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है, एंड इससे ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है, क्योंकि कंपटीशन अब थोड़ा सा इंटेंसिफाई होने लगा है एयरटेल और जियो का, एंड 5G इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी को काफ़ी करने पड़ रहे हैं। तो दोनों वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल दोनों ने ही मोरेटोरियम जो है वो अवेल किया था, लेकिन अब तक वोडाफोन आइडिया ने ही इक्विटी कन्वर्जन का ऑप्शन लिया था, एयरटेल ने अब तक नहीं लिया था, बट एयरटेल इज ऑल्सो लुकिंग टू पुश फॉर इट। अब ये अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, बुरी चीज़ है, दैट रिमेन्स डिबेटेबल। मेरे हिसाब से ऐसे वैल्यूएशंस पर उनका अगर उनको इक्विटी कन्वर्ट करने मिल रही है तो आई थिंक कि उनको ज़्यादा डायल्यूशन किए बिना दे कैन रिड्यूस देयर डेट सब्सटेंशियली। बट इससे ये एक और क्वेश्चन भी आता है कि क्या मैनेजमेंट को लग रहा है कि करंट प्राइस जो है स्टॉक का वो ओवर वैल्यूड है, या फिर इज इट प्रीमियमली वैल्यूड, कि वो इन लेवल्स पर कन्वर्जन करना चाहते। तो इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन कि क्या इससे बेसिकली इन्फर हो सकता है। उसी के साथ हमारी जो आज की न्यूज़ है वो यहीं पर ख़त्म होती है। रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा लॉन्गिश वीडियो था, तो बिलीव इट और नॉट हम शॉर्ट में रखेंगे आज। बिलीव इट और नॉट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एक क्रिप्टो करेंसी है, डॉलर ट्रंप ऐसा उसका सिंबल आता है। तो वो वेनसडे को यानी परसों 70% से बढ़ गया था, और उसका रीजन ये था कि उस कॉइन का जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने ये पोस्ट किया था कि जो टॉप 220 बायर्स होंगे ट्रम्प कॉइन के, यानी जो भी जिनके पास भी ट्रम्प कॉइन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ऐसे जो टॉप 220 लोग होंगे, उनको मई के मंथ में एक प्राइवेट गाला डिनर करने मिलेगा विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ये जब अनाउंस हुआ उसके बाद ये जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन है दैट वेंट अप बाय 70%। राइट। तो इससे रिलेटेड बिलीव इट और नॉट मैंने इससे पहले भी एक दो बार शेयर किए हैं। ऐसा हमें शायद सिर्फ यूएस में देखने मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट है ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी है, एंड ऐसी सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती है। दैट्स द बिलीव इट और नॉट थिंग अबाउट द यूएस इकोनॉमी। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।